हाँ जी बच्चों, मैं दोबारा बोल देता हूं। माई सेल्फ गगन कपूर, मैं आपको अकाउंटिंग का पेपर पढ़ाऊंगा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक है? यस, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की बात करें, अगर हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की बात करें बेटे, तो पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा मुझे कि कंसाइनमेंट होती क्या है। ठीक है? चलिए मैं लिख करके आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज कंसाइनमेंट। सभी स्टूडेंट मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे। कंसाइनमेंट मीन्स sending of goods by one person। इस वन पर्सन को हम बुलाएंगे कंसाइनर। कंसाइनमेंट मीन्स सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन, दैट इज कंसाइनर, टू another person। इस another person को बोलते हैं कंसाइनी। कंसाइनमेंट मीन्स सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन कंसाइनर टू another person कंसाइनी, टू बी सोल्ड बाय द लेटर on the sole risk and behalf of the former for certain consideration that is commission। Consignment means sending of goods by one person to another to be sold by the latter on the sole risk and behalf of the former for certain reward and that reward is commission। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कंसाइनमेंट का एक्चुअली मतलब क्या है। ठीक है? हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? आप मेरे साथ लिखिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ ले रहा हूं। एक पर्सन है मिस्टर डी। मिस्टर डी दिल्ली में बिजनेस करते हैं। मिस्टर डी दिल्ली में लेट अस सपोज वॉचेस मैन्युफैक्चर करते हैं। वॉचेस, घड़ियों को मैन्युफैक्चरिंग करने का बिजनेस है। ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो करे। इसके लिए ये चाहते हैं कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में हमारे गुड्स की सेलिंग हो। बेटे दिल्ली में तो हम अपना गुड्स सेल करते ही हैं, बट हम चाहते हैं कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में हमारे गुड्स की सेल हो। तो मिस्टर डी ये बॉम्बे जाते हैं। बॉम्बे में जाकर के वॉच मार्केट में एक शॉपकीपर से मिलते हैं, उसका नाम है बी। अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन के साथ आपको समझाऊंगा। ठीक है? लेकिन कंसाइनमेंट का मीनिंग समझ लेते हैं। डी बॉम्बे में जाता है, मिस्टर बी से मिलता है और मिस्टर बी से कहता है कि मैं दिल्ली में वॉचेस मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, आप बॉम्बे में वॉचेस सेल करते हैं, आपका शोरूम है, आपका सेलिंग आउटलेट है। हम एक काम करेंगे, ठीक, मैं आपको दिल्ली से वॉचेस बॉम्बे में सेंड किया करूंगा, आप उसे अपने शोरूम में डिस्प्ले कर दीजिएगा और अगर आप मेरी वॉचेस सेल करेंगे तो मैं इसके लिए आपको कमीशन दे दूंगा। आपने क्या समझा
इशू ये आता है, मिस्टर डी दिल्ली में रहते हैं, वो बेटे बॉम्बे में जाते हैं और बॉम्बे के शॉपकीपर को समझाते हैं कि आपके पास एक शॉप है, मैं वॉचेस का मैन्युफैक्चरर हूं, मैं आपको वॉचेस दे दूंगा, आप अपनी शॉप में डिस्प्ले कीजिएगा और अगर आपने मेरी वॉचेस सेल कर दी तो मैं आपको कमीशन दे दूंगा। मिस्टर बी का इशू है कि आपकी वॉचेस में अगर कोई परेशानी आई, कुछ भी इशू आया तो क्या होगा। मिस्टर डी कहते हैं चिंता नहीं कीजिए, वो मैं कर दूंगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, सारा रिस्क मेरा, सब कुछ मेरा, आप केवल मेरा प्रोडक्ट रखिए और आप मेरे प्रोडक्ट को सेल कीजिए और बदले में मुझसे कमीशन दीजिए। ठीक है, अगर ये बात अप्रूव हो जाती है तो हम इस ट्रांजैक्शन को कंसाइनमेंट बुलाते हैं। ऐसे ही डी अमृतसर जाता है और अमृतसर में मिस्टर ए मिलते हैं, उनके साथ भी यही डीलिंग करता है। लुधियाना जाता है, लुधियाना में मिस्टर एल मिलते हैं। ठीक है, यानी कि कंसाइनमेंट का मतलब होता है सेंडिंग ऑफ गुड्स। हमने क्या भेजा, सेंडिंग ऑफ गुड्स। किसने भेजा, जिस पर्सन ने भेजा वो सेंडर टेक्निकली यहां पर कहलाएगा कंसाइनर। जिस पर्सन को भेजा वो कहलाएंगे कंसाइनी। सेल कौन करेगा, कंसाइनी सेल करेगा। किसके बिहाफ पर, कंसाइनर के बिहाफ पर। सर बदले में कंसाइनी को मिलेगी क्या, कंसाइनी को मिलेगी कमीशन। सर रिस्क किसका होगा, रिस्क होगा कंसाइनर का। बस इसे बोलते हैं कंसाइनमेंट। उम्मीद करते हैं बेटे कि आपको कंसाइनमेंट के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बेटे बॉम्बे में, अमृतसर में, लुधियाना में मैंने कुछ शॉपकीपर्स के पास अपना प्रोडक्ट रखवा दिया है। अगर मेरा प्रोडक्ट इन एरियाज में पॉपुलर हो गया तो बाद में हम इन एरियाज में ब्रांच खोल के डेडिकेटेडली भी काम करेंगे। यदि आप ब्रांच खोलने से घबराते हैं तो पहले आप कंसाइनमेंट के थ्रू भी काम कर सकते हैं। अगर यहां तक आपको बात क्लियर हो गई तो फिर मैं आपको यहां से आगे बढ़ाता हूं। ठीक है बेटे, हमने अभी तक क्या सीखा वो लिख लेते हैं। लिखें, मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट, ये तो आपने समझ लिया। अब आ जाता है सर हु इज कंसाइनर। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैं लिख सकता हूं द पर्सन हु इज द ऑनर ऑफ द गुड्स एंड who send it to his agents is called consigner. नंबर 2, who is consignee? The person to whom goods are sent and to be sold is known as consignee और एजेंट। ये हमारा कंसाइनी है या ये हमारा एजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बेटे।
नंबर 3 हेडिंग डालेंगे डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 परफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, परफॉर्मा इनवॉइस। व्हेन goods are sent by the consigner, जब कंसाइनर गुड्स भेजेगा, he will prepare a document which is called परफॉर्मा इनवॉइस। लिखेंगे बेटे, फिर मैं परफॉर्मा इनवॉइस के बारे में आपको और बताता हूं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। In performa invoice, consigner mentions, परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर कंसाइनर क्या मेंशन करता है? ठीक है, नेचर ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, प्राइस, एटसेट्रा। बेटे, जैसे नॉर्मली बिलिंग होती है, आप कोई सामान खरीदते हैं तो बेचने वाला, सामान देने वाला बिलिंग करता है, ऐसे ही कंसाइनर एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिसे हम बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, इसमें वो क्या मेंशन करेगा? बेटे, इसमें कंसाइनर मेंशन करता है कि मैंने आपको कौन सी डिस्क्रिप्शन का गुड्स दिया है, क्या क्वांटिटी दी है, क्या प्राइस है, और कोई इंफॉर्मेशन देनी है वो इसके अंदर लिख देगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में नंबर 2 बनता है अकाउंट सेल्स। हम अकाउंटिंग करेंगे तो बाद में क्वेश्चन में ये टर्म्स आएंगी, तो क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको इन टर्म्स के बारे में पूरी नॉलेज हो। अकाउंट सेल्स, कंसाइनर ने अपना काम कर दिया, गुड्स बना के सेंड कर दिए, कंसाइनी ने उन गुड्स को सेल कर दिया। ठीक है, सेल करने के बाद कंसाइनी जब गुड्स सेल कर देगा तो फिर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके कंसाइनर को सेंड करेगा कि मैंने आपके बिहाफ पर इतने गुड्स सेल किए हैं, इन गुड्स को सेल करने के लिए मुझे इतने एक्सपेंसेस करने पड़े, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो मेंशन करता है। ठीक है, तो लिखे, दिस डॉक्यूमेंट इज prepared by the consignee and in which he will mention, वो बताएगा, क्या क्या बताएगा? यूनिट्स सोल्ड, एक तो बताएगा यूनिट सोल्ड कितने थे, नंबर 1, नंबर 2 सेल प्राइस क्या चार्ज किया, हिज एक्सपेंसेस, उसे खर्चे कौन कौन से करने पड़े, हिज कमीशन, उसकी कमीशन क्या बनती है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो बताएगा
जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू, दैट डॉक्यूमेंट विल बी कॉल्ड अकाउंट सेल्स। ठीक है, एक और हेडिंग डालेंगे, कमीशन। Consignee will be given 3 kinds of commission. Consignee will be given 3 kinds of commission. क्या कह रहे हो बेटा? अभी पापा काम कर रहे हैं, बाद में खोलेंगे। इसको खोल दो जरा जी, तंग करेगा। कंसाइनी विल बी गिवन 3 काइंड्स ऑफ कमीशन। कंसाइनी को 3 तरह की कमीशन दी जाती है। नंबर 1, नॉर्मल कमीशन। ये कमीशन हर क्वेश्चन में दी जाती है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कमीशन। हाँ जी, अच्छा इधर आओ, बच्चों से हेलो कर लो। आओ बच्चों, मिलिए। मीट माय सन नमन। बोलो हेलो। माय नेम इज नमन। नमन कपूर। नमन कुकुर। अच्छा, क्या बता रहे थे आप? बताओ। मैं बता रहा था, देखो ना आपके पास है ना। अच्छा, नहीं, सब स्टूडेंट्स को बताओ, आप क्या पिजन की बात बता रहे थे? मैं पिजन की बात करा रहा था, इसको भगा दो। भगा दूं? हाँ। आपके हाउस में तो एक पिजन है ना? कोई बात नहीं, पिजन को भगाते नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो अब जाओ, पापा को पढ़ा के बाय तो किया नहीं, बोलो बाय। बाय। ठीक है, जाओ वहां से जाओ। हाँ जी बेटे, अब मुझे पढ़ाने दो, तंग मत करो प्लीज, जाइए आप। लिखें बेटे, नॉर्मल कमीशन, कमीशन given by the consignor to consignee, which is fixed as a percentage of sale or इनवॉइस प्राइस। बेटे आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं इसको बाहर छोड़ के आता हूं। ये पीछे पीछे मेरे रिपीट कर रहा है, प्लीज सॉरी। आपको पता है ना पापा काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? चलो हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर कंसाइनी गुड सेल करता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर, तो उसे कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और ये वाला रिवॉर्ड क्या कहलाता है? कमीशन। तो नॉर्मली जो हम कमीशन देते हैं उसे हम बोलते हैं नॉर्मल कमीशन। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन अबाउट नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन दी जाती है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस और परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस। मे बी हो सकता है कि अभी आपको इनवॉइस प्राइस टर्म क्लियर ना हो, बट हम इसको बाद में बता देंगे, ठीक है। नंबर 2, ओवर राइडिंग कमीशन। सेकेंड कमीशन कहलाती है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर
राइडिंग कमीशन। एनी आइडिया अबाउट ओवर राइडिंग कमीशन? किसी ने कभी ये टर्म पहले सुनी है, ओवर राइडिंग कमीशन? ओवर राइडिंग कमीशन, क्या कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने इसके बारे में सुना हो? This commission is given in addition to sale, in addition to normal commission, this commission is given when consignee sells the product at a price higher than normal selling / invoice price। मुझे 2 मिनट ये वाली बात आप लोगों को समझानी पड़ेगी। मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ था कि मैं दिल्ली में रहता हूं, माई सेल्फ डी, और मैं वॉचेस मैन्युफैक्चर करता हूं और मैं अपने एजेंट्स को अपनी वॉचेस सेंड करता हूं। ठीक है। अब बेटे मैंने एक पर्टिकुलर वॉच भेजी थी, उस वॉच का प्राइस था 10,000 रुपीज। व्हाट इज द प्राइस जो मैंने फिक्स किया था? 10,000 रुपीज। मैंने अपने एजेंट से कहा था कि ये प्रोडक्ट आप 10,000 रुपीज का सेल करोगे, मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। मेरे एजेंट ने वो वॉच, पर्टिकुलर वॉच 12,000 की सेल कर दी। ठीक है। कस्टमर को वॉच पसंद आई, उसने अपने फ्रेंड को बताया, उसका फ्रेंड उसी शॉप पर गया कि मुझे सेम वॉच चाहिए, उसने उसे भी 12,000 की सेल कर दी। बताएं बेटा, मैंने अपने कंसाइनी से क्या कहा था? इस वॉच को कितने का सेल कीजिएगा? 10,000। बट मेरा कंसाइनी कितने की सेल कर रहा है? एक वॉच 12,000। यानी कि वो मेरे फिक्स्ड प्राइस से ज्यादा प्राइस पर मेरा प्रोडक्ट सेल कर रहा है। उसने मेरे लिए कितना एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस जनरेट किया? बताएं। 10,000 की वॉच मैंने कहा था सेल करना, उसने 12,000 की सेल कर दी। कितना एक्स्ट्रा मनी उसने मेरे लिए जनरेट किया? 2,000। इस 2,000 के लिए मैं अपने कंसाइनी को एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। दैट कमीशन इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है। अभी मेरा पर्पस आपको सारी बातें थोड़ी थोड़ी बताना है। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर ये टर्म्स आएंगी तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बाकी मैं अप्रोप्रिएट स्टेजेस पर क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है जी। मैंने आपको बताया कमीशन 3 तरीके की होती हैं, एक नॉर्मल, एक ओवरराइडिंग। नॉर्मल कमीशन हर एक एजेंट को मिलेगी। ओवरराइडिंग कमीशन मैं अपने एजेंट को उन सरकमस्टांसेस में दूंगा जब वो मेरे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस नॉर्मल सेलिंग प्राइस से ज्यादा ला करके देगा। ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े। यस सर। थर्ड कमीशन, इसका नाम होता है डेल क्रेडरे कमीशन। ठीक है, नाम थोड़ा सा डिफरेंट सा है, डेल क्रेडरे कमीशन। डेल क्रेडरे कमीशन
आइए बेटे, ये क्यों दी जाती है? दिस कमीशन इज गिवन by the consignor to consignee to safeguard the consignor from the loss due to bad debts. बेटे, हमने अपना एक एजेंट बनाया। मार्केट के अंदर जनरली गुड्स क्रेडिट पर सेल होते हैं। उस कस्टमर के पास, हमारे एजेंट के पास कई कस्टमर हैं जिन्हें वो क्रेडिट पर गुड्स सेल करता है। बेटे, हमारा एजेंट आगे कस्टमर्स को क्रेडिट पर सेल करता है। मैंने अपना प्रोडक्ट एजेंट के पास रखा। एजेंट ने मेरा प्रोडक्ट आगे अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पर सेल कर दिया, जैसा कि वो नॉर्मली करता है। उसे मुझसे कमीशन चाहिए। रिस्क तो मेरा है, उसे मुझसे कमीशन चाहिए। अपनी कमीशन लेने के लिए वो गुड्स को सेल करता चला गया। मैं बाद में पूछता हूं कि बताएं, आपने जो सेल किया था कस्टमर को, उसकी पेमेंट कहां है? वो कहता है, जी वो तो पेमेंट आई नहीं, कस्टमर तो बैड हो गया, मिल ही नहीं रहा। अब आप मुझे बताइए, अगर मेरा एजेंट गुड्स को सेल कर देगा क्रेडिट पर और डेटर्स की पेमेंट नहीं आएगी तो मुझे लॉस हो जाएगा। कंसाइनमेंट के अंदर लॉस जो है, रिस्क जो है, वो कंसाइनर का है। मैं इस रिस्क से, इस लॉस से अपने आप को सेव करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने अपने एजेंट से कहा कि आप मुझसे एक्स्ट्रा कमीशन ले लीजिए, लेकिन मुझे एंश्योर कर दीजिए कि मुझे सारे कस्टमर्स की पेमेंट आएगी। हमारे एजेंट ने बात मान ली कि ठीक है, मैं आगे से उन्हीं कस्टमर्स को दूंगा सामान जिनसे मैं श्योर हूं कि आपकी पेमेंट आएगी, या मैं जिस कस्टमर को सेल करूंगा मैं उससे कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूंगा। अगर हमारा एजेंट मान जाता है तो ये जो कमीशन हम उसे देंगे, टू प्रोटेक्ट द कंसाइनर अगेंस्ट लॉस ड्यू टू बैड डेट, इज कॉल्ड डेल क्रेडिट कमीशन। क्या डेल क्रेडिट कमीशन दे देने से सारी पेमेंट आनी शुरू हो जाएंगी? क्या आपको लगता है बैड डेट का लॉस रुक जाएगा? क्योंकि मैंने अपने एजेंट को डेल क्रेडिट कमीशन दे दी, इसीलिए सर अब बैड डेट्स होंगे ही नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है, बैड डेट्स तो अब भी होंगे। मैं अपने एजेंट को डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा हूं, फिर भी बैड डेट्स हो रहे हैं, लेकिन अब ये बैड डेट का लॉस मेरा नहीं होगा, ये बैड डेट का लॉस मेरे एजेंट को उठाना पड़ेगा, वो मुझे पूरी पेमेंट देगा। समझ में आई? आइए हम थोड़ा सा और आगे नोट कर लें। लॉस ड्यू टू बैड डेट्स, नंबर 1, if no del credit commission is allowed to consignee
अगर आप कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देते हैं, लॉस ऑफ बैड डेब्ट इज ऑफ कंसाइनर, तब ये नुकसान किसका होगा? कंसाइनर का। नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2, इफ डेल क्रेडिट कमीशन is allowed to consignee, अगर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन दी जाती है, then loss due to bad debts is of consignee। बताएं बेटे, आपको बातें समझ में आई या नहीं आई? अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आई तो पेशेंस रखेंगे। क्वेश्चन में जब डेल क्रेडिट कमीशन आएगी तो हम इसे और ज्यादा क्लियर करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बताएं कि हमारे पास कितनी पार्टीज हैं। देयर आर 2 पार्टीज, वन इज कॉल्ड कंसाइनर, अनदर इज कॉल्ड कंसाइनी। तो इसीलिए हम एक बार डिस्कस करेंगे बुक्स ऑफ कंसाइनर, एक बार डिस्कस करेंगे बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनर की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे? नंबर 1, पहला अकाउंट बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनेगा कंसाइनी अकाउंट, और कभी कभी वो आपसे मांग लेंगे कि मुझे बना के दिखाएं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तीन अकाउंट वो आपसे कंसाइनर की बुक्स में मांगते हैं। एक है कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक, कंसाइनी की बुक्स में कौन कौन सा अकाउंट बनता है? नंबर 1 इज कंसाइनर अकाउंट। ठीक है बेटे, एक आदमी के लिए एजेंट, कंसाइनर के लिए एजेंट डेटर है, और कंसाइनी के लिए कंसाइनर उसका क्रेडिटर है। तो ये दोनों खाते डेटर क्रेडिटर के अकाउंट की तरह होंगे, जो दोनों लोग एक दूसरे के लिए बनाएंगे। नंबर 2, कमीशन अकाउंट। कंसाइनी की इनकम होती है कमीशन, तो बनेगा कमीशन अकाउंट। कंसाइनर ने फाइंड आउट करना है कि उसे प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, तो ये बनता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। यहां तक नोट कर लेंगे तो बताएंगे, मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है जी, हम अपनी लर्निंग को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विद ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और कंसाइनर की बुक्स में हमें सबसे पहला अकाउंट बनाना पड़ेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है बेटे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादा पॉपुलर बुक जो है वो J.R. मूंगा है।
तो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा J.R. मोंगा सर की बुक को लेकर के। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं मेरे पास J.R. मोंगा बुक का कौन सा एडिशन है। ठीक है, अभी आपको बुक की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं कौन सी बुक लेकर चल रहा हूं। ठीक है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 J.R. मोंगा अरुणा झा वॉल्यूम 1। ठीक है, प्रोफेशनल एडवाइजर CA डॉक्टर गिरीश आहूजा, आवर मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर। हम इनसे पढ़े हुए हैं जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे थे, CA का कोर्स कर रहे थे, तो हमें गिरीश आहूजा सर से पढ़ने का मौका मिला था। ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड रिप्यूटेड पर्सन। ठीक है, तो हम अपने पास जो लर्निंग करेंगे, जो क्वेश्चंस की बातें करेंगे, वो हमारे पास ये वाली बुक से आएगी। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये 4 ईयर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बाय J.R. मोंगा। इनकी एक ये मोटी टेक्स्ट बुक है, अगर आपको नजर आ रही हो, दिस इज काफी थिक है ये बुक। इसके साथ में कुछ प्रैक्टिस वॉल्यूम्स भी मिले हुए हैं। ये एक पतली सी हमें बुक मिली हुई है, जो इसमें असाइनमेंट है। इसमें लिखा हुआ है नीचे फाइनेंशियल अकाउंटिंग असाइनमेंट्स। ठीक है, और ये एक पतली सी थिन सी पतली सी आपको बुक नजर आएगी। ठीक है, ज्यादा पेजेस इसमें नहीं है, तो इस वाली बुक से भी हम आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। हाँ जी, तो क्या हम आगे बढ़ें? हाँ जी, अब सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ नोट करना शुरू करेंगे। कंसाइनर की बुक्स में हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हाउ टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। जल्दी से ड्रॉ करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट और मुझे 2 मिनट का टाइम देंगे, मैं अभी आया।
मैं आज घर से पढ़ा रहा हूं ना, तो बच्चे घर पर टीवी जोर से चला रखा था, उसकी वॉल्यूम स्लो करवानी थी। हाँ जी बेटे, आइए कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटे ये मैंने लगभग आधे पेज से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा इसका फॉर्मेट बनाया है। नीचे नोट लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आए हाउ टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, लिखिए। इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने लिखा है कि बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट कोई मुश्किल बात नहीं है, इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इतना कह देने का मतलब है कि बेटे आपको बात समझ में आनी चाहिए कि ये बहुत ही सिंपल अकाउंट है। 11th क्लास में जब आप पढ़ते रहे होंगे, स्टूडेंट रहे थे, तो आपको सबसे अच्छा चैप्टर जो लगता था वो फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर लगता था। वहां आप क्या प्रिपेयर करते थे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये भी क्या है? जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहने से मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है बेटे कि इसमें जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो सब डेबिट हो जाएंगे, जो सेल आएगी वो क्रेडिट हो जाएगी, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है आपको कि हम किस तरीके का अकाउंट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब बच्चे कह रहे हैं सर आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है। क्या है ना कि हम फेस टू फेस नहीं पढ़ रहे, हम रिकॉर्डेड मीडिया से पढ़ रहे हैं। तो रिकॉर्डेड मीडिया में टाइम देना पड़ता है कि स्टूडेंट्स को बातें आसानी से समझ में आ जाएं, ज्यादा इश्यूज ना आए, इसलिए स्पीड थोड़ी सी स्लो चलती है। ठीक है, हम जब भी रिकॉर्डेड मीडिया के थ्रू पढ़ेंगे तो बेटे आपको मुझे थोड़ा बहुत पेशेंट होना पड़ता है। क्या है कि अगर मैं जल्दी जल्दी बोल गया और आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाता है। कंसाइनर ने गुड्स भेजे थे कंसाइनी को, तो हम इसे डेबिट कर देते हैं। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो भी वैल्यू होगी वो डेबिट कर दीजिए। अब बेटे कंसाइनर जब गुड्स सेंड करेगा तो कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, तो टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। गुड्स सेंड करने में कंसाइनर को कुछ खर्चे करने पड़ते हैं और ये खर्चों की पेमेंट अक्सर कैश में ही होती है, इसमें लिख दिया टू कैश। बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो कैश में ही हो, बट मोस्टली ये खर्चे कैश में करने पड़ते हैं। इसमें आती हैं पैकिंग चार्जेस। गुड्स को डिस्टेंस पर भेजना है तो अच्छी पैकिंग का करना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट सेफ रहना चाहिए। अच्छा, हमें लोडिंग करवानी पड़ती है अपने गुड्स की, उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। हमें गुड्स को भेजना है, इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ फ्रेट या कार्टेज, ये एक्सपेंसेस हैं जो हमें जनरली करने पड़ते हैं। ठीक, उसके बाद गुड्स जब दिल्ली से चलेंगे तो गुड्स मैंने डेबिट कर दिए, उन गुड्स से रिलेटेड जो खर्चे कंसाइनर ने किए वो मैंने डेबिट कर दिए, गुड्स चल पड़े हैं। जब कंसाइनी गुड्स को रिसीव करेगा तो कुछ खर्चों की पेमेंट कंसाइनी को करनी पड़ेगी। अब बताएं बेटे कंसाइनमेंट में रिस्क किसका है, खर्चे किसके हैं? वो कंसाइनर के हैं। गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच गए हैं, अब खर्चे कौन करेगा? खर्चे कंसाइनी करेगा। बट दैट डजंट मीन्स कि वो खर्चे उसके हो जाएंगे, खर्चे तो कंसाइनर के ही रहेंगे। मैं केवल अपने कंसाइनी को रिक्वेस्ट कर देता हूं कि आप पेमेंट कर दीजिएगा, बाद में मैं आपको इन एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दूंगा, या आप जो कलेक्शन करेंगे उसमें से इसे डिडक्ट कर लीजिएगा और रिमेनिंग अमाउंट मुझे सेंड कर दीजिएगा।
अब बेटे कंसाइनी खर्चा तो करेगा, लेकिन किसके बिहाफ पर? कंसाइनर के बिहाफ पर। ठीक है, मेरे खर्चे कौन कर रहा है? कंसाइनी। तो खर्चे मेरे, तो मेरे P&L में डेबिट होंगे, और मेरा ये P&L है कंसाइनमेंट अकाउंट, ये कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होंगे। बट मैंने इसकी पेमेंट नहीं की, इसकी पेमेंट कंसाइनी ने की है, तो मैं कंसाइनी के नाम से इन्हें लिख दूंगा, टू कंसाइनी एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कंसाइनी जो खर्चे करता है उनमें से कुछ खर्चे होते हैं डायरेक्ट और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि कौन से खर्चे डायरेक्ट हैं और कौन से खर्चे इनडायरेक्ट हैं। पहले सिंपल रूल, P&L अकाउंट है, जितने भी खर्चे होंगे डेबिट होंगे। जो कंसाइनर खर्चे पे करेगा वो कैश के नाम से डेबिट होंगे, जो खर्चे कंसाइनी पे करेगा वो कंसाइनी के नाम से डेबिट होंगे। ठीक है, यहां लिखें क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, यहां लिखें अनलोडिंग, यहां लिखे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। गुड्स वहां पहुंचेंगे तो पहले क्लियरेंस चार्जेस देने पड़ सकते हैं, अनलोडिंग करवानी पड़ सकती है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस देना पड़ सकता है, कार्टेज देनी पड़ सकती है। ये सब खर्चे कौन कर रहा है? कंसाइनी। किसके बिहाफ पर? कंसाइनर के बिहाफ पर। कंसाइनी गुड्स की इंश्योरेंस करवाएगा, कंसाइनी को गोडाउन का रेंट देना पड़ सकता है, कंसाइनी को एडवर्टीजमेंट करनी पड़ सकती है। देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस जो कंसाइनी करेगा। इनमें से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो पहले 4 हैं, वो हैं एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ऑल अदर रिमेनिंग एक्सपेंसेस में लिस्ट नहीं लिख सकता, बहुत लंबी है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम इसके बारे में एप्रोप्रिएट स्टेज पर बात करेंगे। टू कंसाइनी, कंसाइनर के लिए कंसाइनी की कमीशन, ये भी एक खर्चा है, आप इसे डेबिट करेंगे। ठीक है, आइए, ये सब डेबिट हो गया। क्रेडिट में आएगा बाय कंसाइनी विद इन ब्रैकेट सेल। चाहे ये सेल कैश में हो या ये सेल क्रेडिट में हो, ये कंसाइनी के नाम से आप यहां लिखेंगे। ठीक है, बाय एबनॉर्मल लॉसेस, हम इस बारे में भी एप्रोप्रिएट स्टेज में बातें करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यूएशन करनी पड़ती है कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, कॉस्ट जो लगी है उसमें प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होंगे, तब जाकर के एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आएगी। बट ये लेटर ऑन स्टेजेस की बातें हैं। उसके बाद बचे हुए गुड्स आएंगे बाय अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक को हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और इसकी वैल्यूएशन भी कैसे होती है? इसकी वैल्यूएशन भी बिल्कुल वैसे होती है जैसे एबनॉर्मल लॉस की थी। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ले लीजिए, इसमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, मैंने डबल आर लगाया टू इंडिकेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, स्पेस कम है ना। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एड प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, NEE, यहां लगा देता हूं NRR, कंसाइनर, ये कंसाइनी। ये सारे के सारे खर्चे ऐड करने के बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक है, और इसके बाद जब आप इसे टोटल कर लेंगे
तो टोटल कर लेने के बाद इस टोटल में से, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल डिडक्ट कीजिए, देन यू विल गेट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। मुझे बताएं कि आपको पहली बात समझ में आई कि मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट को कैसे बनाया। द इशू इज कि हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को कैसे बनाया। आंसर इज वेरी वेरी सिंपल कि हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट एक P&L अकाउंट की तरह है, जहां पर हम अपने गुड्स सेंट और एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं, सेल को क्रेडिट कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट कर देते हैं, और एबनॉर्मल लॉसेस भी हमारे यहां पर क्रेडिट हो जाते हैं। अभी बेटे मैंने आपको कुछ और बातें बतानी है, लेकिन हम बहुत देर से सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडीज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप थक गए हों, और यदि आप थक गए हैं तो फिर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पहले आपको एक क्वेश्चन करवा दूं, और फिर उस क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए बुक से कोई एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फाइंड कर लूं। अच्छा जी बेटे, मुझे एक क्वेश्चन मिला है। आई हैव फाउंड वन क्वेश्चन फॉर यू, और मैं आपको कोशिश करता हूं कि ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा पाऊं। ठीक है जी। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। बेटे मैं इस क्वेश्चन को स्कैन करके दिखा नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन अगर स्कैन करेंगे तो कॉपीराइट के इश्यूज बीच में आ जाते हैं। इसीलिए मुझे यही देखना है कि क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 विजिबल हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा। मैं कुछ और भी ट्राई करके देखता हूं कि शायद क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाए। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं क्वेश्चन को कैमरे के और ज्यादा नजदीक लाके दिखाने की कोशिश करूं। अब बेटे इससे ज्यादा अब मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा, तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए कि क्या आपको ये दिख पा रहा है। सर आप अपने कैमरे को जूम करने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा वो मैं एक बार ट्राई कर सकता हूं कि क्या मेरे से ये जूम हो पा रहा है। ठीक है बेटे, ये जूम एक्चुअली में एक्चुअल जूम नहीं होती, इसकी वजह से क्लैरिटी पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं जूम करना नहीं चाहता था। बट स्टिल आई हैव लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, अहमद ऑफ अहमदाबाद sent goods to his agent Bashir of Begumpura invoiced at 24,000। बेटे फैक्ट्स नोट करते हुए चलिएगा। JR मोंगा सर की बुक है, असाइनमेंट वाली बुकलेट है, पेज नंबर असाइनमेंट बुक का 72 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आपको कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट रिकॉल करवा रहा हूं, समझा रहा हूं। अहमद ने गुड्स सेंड किए बशीर को बेगमपुरा में, इनवॉइस्ड वैल्यू थी 24,000। अहमद ने एक्सपेंडिचर इंकर किए 480। रेलवे से सामान गया तो ये रेलवे फ्रेट था, और इसमें कुछ और खर्चे भी थे। एजेंट वॉज अलाउड 5% ऑन सेल्स एज हिज कमीशन, तो ये नॉर्मल कमीशन है। ऑन अराइवल ऑफ कंसाइनमेंट एट बेगमपुरा एजेंट स्पेंड 640 टुवर्ड्स एडवर्टीजमेंट। बेटे कंसाइनी ने 640 रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए।
सेल्स बाय एजेंट अमाउंटेड टू 40,000 की सेल्स हुई। अनसोल्ड स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 5,200 का क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी, ये दिया हुआ है। और आखिरी बात है, एजेंट फॉरवर्डेड टू अहमद कंसाइनर एन अकाउंट सेल्स अलोंग विद एक्सेप्टेंस फॉर द बैलेंस ड्यू बाय हिम, और उसने जो बैलेंस बचता था उसका एक्सेप्टेंस दिया, बिल बना दिया। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। अभी हमने बोथ पार्टीज तो पढ़ी नहीं है, तो जितना पढ़ा है सिर्फ उतना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि कुछ कुछ फैक्ट्स आपके माइंड में रहेंगे कि गुड्स 24,000 के थे, कंसाइनर के खर्चे 480 हैं, कंसाइनी के खर्चे 640 हैं, सेल्स 40,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 5,200 है, कमीशन 5% है, ठीक है। होप सो आपके पास बुक होगी, लेकिन नहीं हो तो मैंने फैक्ट्स आपके सामने रख दिए। अच्छा जी, अब मैं सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करूंगा आप सबके साथ। आप सब मेरे साथ साथ देखिए कि इसे बनाना कैसे था, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, असाइनमेंट बुकलेट पेज 72। हम बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और हमारा कंसाइनर है अहमद। इन द बुक्स ऑफ अहमद, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट, ये कौन सी कंसाइनमेंट है? दिस इज कंसाइनमेंट टू बशीर ऑफ बेगमपुरा, ऐसे ही कुछ नाम था। सर कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनता था? बहुत सिंपल था कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो गुड्स आप भेजेंगे वो यहां पर डेबिट कर दीजिए, लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर, जब हम फिजिकल पढ़ते हैं, एक फेस टू फेस क्लास में पढ़ते हैं, तो जानते हो बीच बीच में गप होती रहती है, हम कुछ और भी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे हमारी एनर्जी रिज्यूम हो जाती है। अब क्या है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टडीज चलती रहती हैं। तो ऐसे में जब हम लगातार पढ़ते रहते हैं तो हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है, हम अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, इनिशियली क्लासेस हैं, मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया। अगर मैं अपनी इन क्लासेस में आपके साथ बातचीत भी करूंगा तो होता क्या है, शुरू में बच्चे को लगता है इसमें टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है ना। आजकल के लाइफस्टाइल में सब कुछ मिलता है, नहीं मिलती तो पेशेंस। अगर हम पेशेंस रखेंगे तो हम वाकई में बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, लेकिन क्या है, जो पेशेंस नहीं है या कम है तो हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है। इसीलिए हम क्लास के अंदर बातें कम और काम ज्यादा करते हैं, इससे कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी निकल कर आती है। हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट एक P&L अकाउंट की तरह है, गुड्स को डेबिट करना है, खर्चों को डेबिट करना है। तो अहमद जो था, अहमद मियां ने गुड्स भेजे थे 24,000 के, अगर आपको फैक्ट्स ध्यान है तो। कंसाइनर ने कुछ खर्चे किए थे, अहमद ने खर्चे किए थे। इसकी डिटेल में सिर्फ रेलवे फ्रेट एंड अदर एक्सपेंसेस लिखा था, तो मैंने भी उसको यहां पर मेंशन कर दिया, रेलवे फ्रेट। उसके बाद जब गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचे तो उसका नाम बशीर था, बशीर ने खर्चों की पेमेंट की, ठीक है ना। ये लिखा हुआ था एडवर्टाइजिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, ये खर्च हुआ था 640।
बशीर ने सेल की थी अमाउंटिंग टू 40,000। इस पर बशीर को कमीशन मिलनी चाहिए 5%। क्वेश्चन में था सिर्फ नॉर्मल कमीशन मिलेगी 5% ऑन सेल प्राइस, कितनी 40,000। तो ये अमाउंट आ गया कितना 2,000। हमारे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक भी बचा हुआ है अमाउंटिंग टू 5,200। ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ना तो एबनॉर्मल लॉस थी, ना ही कोई डिफिकल्ट काइंड ऑफ कमीशन थी, क्योंकि जो जे.आर. मोंगा सर हैं वो शायद ये चाहते हैं कि पहले बच्चे इसका फॉर्मेट समझ लें, एक इजी सा क्वेश्चन कर लें। चलिए जी, 45,200 टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। अब जे.आर. मोंगा सर इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी नहीं दिया हमें कि इसका फाइनली आंसर क्या आया। चेक कीजिए बेटे इसका आंसर क्या आता है। सभी बच्चे अपना कैलकुलेटर निकालेंगे और कैलकुलेटर पे मुझे निकाल करके आंसर देंगे कि आंसर क्या आता है। आई वांट कि आप मुझे बैलेंसिंग फिगर बताएं कि बैलेंसिंग फिगर कितनी आई। $45,200 में से आपको माइनस करना है 24,000 माइनस 480 माइनस 640 माइनस 2,000, और ये मेरे पास आंसर आ गया 18,080। अच्छा जी, अभी मुझे आपको ये भी बताना है हाउ टू प्रिपेयर कंसाइनी अकाउंट, बशीर अकाउंट। ठीक है, बशीर हमारा कंसाइनी अकाउंट है। कंसाइनी अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी? वही ट्रांजैक्शंस आएंगी जो आपने कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखी हैं। ये हमारा एजेंट है, इट इज जस्ट लाइक डेटर। ठीक हो गया। आइए बेटे, जब मैंने गुड्स सेंड किए तो ये बात कंसाइनी अकाउंट में नहीं आएगी। जब कंसाइनर ने खर्चा किया ये बात भी कंसाइनी अकाउंट में नहीं आएगी। जब कंसाइनी ने सेल किया तो वो मेरे लिए डेटर बन जाएगा, इसे बशीर अकाउंट में कंसाइनी अकाउंट के अंदर लेकर आएंगे। आइए बेटे इसे कंसाइनी अकाउंट में लेकर आए। टू कंसाइनमेंट सेल 40,000, मेरे बिहाफ पर कंसाइनी ने 40,000 की सेल की है, उसने 40,000 मुझे देना है, ही इज माई डेटर। इसमें से उसने मेरे बिहाफ पर जो खर्च कर लिया वो डिडक्ट कर लो। बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस 640 कंसाइनी डिडक्ट कर लेगा। बाय कंसाइनमेंट कमीशन अमाउंटिंग टू 2,000, 40,000 रुपीज आपने मुझे देने थे, उसमें से 640 आपने मेरे बिहाफ पर एक्सपेंस किया, डिडक्ट कर लो। आपने मेरे से 2,000 कमीशन लेनी है, वो डिडक्ट कर लो। बाकी की मुझे एक्सेप्टेंस भेज दो, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था, तो इसे हम बोलते हैं बाय बीआर। यही वो एक ट्रांजैक्शन है जो ऊपर के कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं लिखी थी, बाकी ऊपर के कंसाइनमेंट अकाउंट से ही आ रही हैं। ठीक, 40,000 में से आप 2,640 डिडक्ट कर लीजिए।
6,3 37,360 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जो ऊपर से नहीं आई, दैट इज बिल एक्सेप्टेड। अगर ये बात नहीं लिखी होती तो मैं इसे बैलेंस सीडी कर देता। बिल्स एक्सेप्टेड बाय कंसाइनी। मुझे बताएं बेटे कि मैं किसकी बुक्स में काम कर रहा हूं। अभी मैं बात कर रहा हूं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर को बिल मिला, किससे मिला? कंसाइनी से मिला। आप ही मुझे बताएं, जब आपको किसी से बिल मिलता है तो आप क्या एंट्री पास करते हैं? बिल आया, किससे आया? कंसाइनी से आया। बिल आ जाए, कैश आ जाए, तो फिर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। यानी जब आप अपने कंसाइनी से कुछ रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट, वो यहां पर और आ जाएगी। होप सो बेटे कि आपने कंसाइनमेंट्स के बेसिक को समझ लिया। ठीक है। आज कंसाइनमेंट बेसिक्स को यहीं पर रोकेंगे, यहीं पर खत्म करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से आज की क्लास की रिवीजन करते हुए आगे एक एक टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है ना। और वो फिर हम एक एक करके सारी बातों की डिटेल में जाएंगे। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, कंसाइनी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, इनवॉइस प्राइस किसे कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कैसे होती है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करनी है, कमीशंस की कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये सारी बातें हम आने वाली फ्यूचर क्लासेस में करेंगे। आज का ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ ये था कि मैं आपको कंसाइनमेंट के बारे में बताऊं, टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊं, कंसाइनर के पास जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है उसका एक बेसिक आइडिया दूं। तो आई थिंक आई हैव डन माय जॉब। आज के लिए इतना ही। होप सो आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय नहीं किया, कोई इशू है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आपको जो भी पढ़ना हो कॉमर्स से रिलेटेड, आप मेरी वेबसाइट www.gagankapoorclasses.com पर जाकर के पढ़ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। होप सो यू हैव एंजॉयड। बाय।